हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डेली टेस्ट जो हमारा चलता है उसका हम तीसरा सीरीज ले रहे हैं। ये सीरीज एसआई के शेड्यूल पर आधारित है। एसआई का शेड्यूल का मतलब आप समझ गए होंगे, आरएस प्री का पूरा कोर्स है प्लस हिंदी इसमें पूरी शामिल है। 2 टेस्ट मैं पहले सोल्व करवा चुका हूँ, 20-20 प्रश्नों का सोल्व हो चुका है। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे साथी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ साथी पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक डटे रहते हैं और सारे सवालों का जवाब भी देता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखिए, जो भी साथी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित वीडियो, कोई फिल्म नहीं है, कोई कॉमेडी, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए ना बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। तो बहुत धैर्य के साथ आप लास्ट टाइम तक टिके रहे। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ हम इसको रेगुलर करेंगे और अगर कोई आप 30 दिन, 1 महीने भी अगर आप लगातार इसको फॉलो करते हैं तो 1 महीने बाद आप देखना, 1 महीने में आपके नॉलेज के लेवल में बहुत अंतर आ जाएगा। आपका जो नॉलेज का लेवल है, जो फैक्ट्स आप यहाँ पर सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया ऐड हो जाएगा आपकी नॉलेज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मैं सभी साथियों को कहूँगा, 1 घंटे की बात है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और पूरे धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखिए। आप भी एंगेज हो जाइए, सवालों का जवाब, जैसे ही सवाल आता है आप भी देखिए, सवालों को जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इससे जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तो वीडियो बिल्कुल आप लास्ट टाइम तक आराम से बने रह सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कुछ सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत नए सवाल मिलने वाले हैं मेरे लिए। तो कुछ सवाल ऐसे थे, राजस्थान जीके के सवाल आएंगे अभी। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थे, मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी उन सवालों के लिए, आपके ये सवाल तैयार करने के लिए। तो एक तो मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ अपनी टीम को जो इस तरह के सवाल तैयार करी। ये सारे सवाल तैयार करने के लिए अलग अलग 5-6 टीचर्स की टीम है। टोटल हमारी टीम में 8-10 लोग हैं, जिसमें से टीचर सिर्फ 5-6 तो टीचर्स हैं। अब मैं आपको बता भी देता हूँ प्रोसेस क्या रहता है। 4-5 टीचर ऐसे हैं जो सवालों का कलेक्शन करते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग जो पुराने पेपर से सवाल आए हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनका कलेक्शन होता है। इसके अलावा बहुत ऑथेंटिक बुक्स होती है, उनसे पढ़कर सवाल बनाए जाते हैं, उनसे सवाल लिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी बहुत सारे अलग अलग साइट्स है उनसे भी सवाल तैयार होते हैं। पहले सवाल तैयार होते हैं, फिर सारे सवाल तैयार होने के बाद जैसे जैसे कोई भी आज पेपर बनने वाला है उसका आज शेड्यूल क्या है उसके अकॉर्डिंग सारे सवाल तैयार होंगे। फिर एक जो भी, जैसे मैं भी चेक करता हूँ, दूसरे टीचर भी चेक करते हैं कौन कौन से सवाल इसमें लिए जाने हैं, उसको फाइनल किया जाता है। उसके बाद टाइप होते हैं, उसके बाद सारी एक टीम बैठती है, उसको वापस चेक किया जाता है कोई एरर तो नहीं छूटी है यहाँ पर। उसके बाद ये सारा पेपर आता है। तो एक मुश्किल प्रोसेस ज़रूर होता है, इसलिए कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर लग जाता है एक पूरा पेपर तैयार होने में, क्योंकि 1 हफ्ते में 3-4 पेपर आते हैं इन सबको तैयार करने में। तो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ और आपको भी देना चाहिए कि इतने बेहतरीन सवाल आपको टेस्ट में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चलो पहले तो हमारा वही चलेगा, सबसे पहले हम हिंदी के सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने। अब स्वर्ण गढ़ का विग्रह है, विग्रह का मतलब यहाँ पर समास विग्रह आया है। अभी तक 2 टेस्ट में हमने संधि के सवाल किए हैं, अब संधि के बाद अब यहाँ पर समास के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। आप भी अपने उत्तर दे सकते हैं। स्वर्ण घट का समास विग्रह करना है, क्या होगा? स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण। तीसरा, स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण। देखो स्वर्ण घट का मतलब क्या होता है? स्वर्ण घट का मतलब है सोने का घड़ा। घट यानी घड़ा, स्वर्ण यानी सोने का। हालांकि इसका हम समास विग्रह कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, सोने का घड़ा जो शब्द है उन्हीं से हमें समास विग्रह करना होगा। तो यहाँ पर आएगा स्वर्ण का घट। स्वर्ण में घट या घट में स्वर्ण नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण का घट। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें कौन सा समास है? समास विग्रह के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए समास कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा स्वर्ण का घट। आप जानते हैं ये तत्पुरुष समास है, तो अब तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, देखो जब हम तत्पुरुष समास लिखते हैं, हम तत्पुरुष समास लिखते हैं तो तत्पुरुष समास में भी बहुत सारे भेद होते हैं। कारक के जो भेद होते हैं वो सारे के सारे भेद यहाँ पर होते हैं। एक कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास यहाँ पर आएंगे। अब क्योंकि ये का आ रहा है तो का के की हम जानते हैं ये संबंध तत्पुरुष में आता है, संबंध कारक में आता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कई बार सिर्फ इस तरह से ही पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण का घट और इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय होता है, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद भी अव्यय बन जाए तो उस समास में क्या होता है? कौन सा समास होता है? ये एक तरह की परिभाषा है। कुछ कई बार समास विग्रह नहीं पूछ के इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा ही में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, दूसरे एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। बहुव्रीहि, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय। देखो एक तो सवाल से पता चल जाता है प्रथम पद अव्यय होना चाहिए, तो प्रथम पद अव्ययी हो तो
और कई बार वो पूरा पद भी अव्ययी हो जाता है, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। इसका नाम ही इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें अव्ययी शब्द होता है। अव्ययी यहाँ पर देखो, इसमें पहला पद अव्ययी हो सकता है, दूसरा पद भी अव्ययी हो सकता है, और कभी कभी पूरा पद भी अव्ययी हो सकता है। अव्ययी का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जो कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, लिंग बदल दो, काल बदल दो, वचन बदल दो, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, टूटता नहीं हो। अव्ययी का मतलब जो और जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है। इसमें जो पहला पद है, अव्ययी भाव में हम पढ़ते हैं कि पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें जो पहला पद है वो एक तरह से यथा अव्यय है ना। इसकी वजह से ये प्रधान है, इस वजह से इस पूरे शब्द का अर्थ निकल रहा है। सिर्फ शक्ति से अर्थ निकलना है, जब हमने कहा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो जो इस शब्द का अर्थ निकला उस यथा के अनुसार निकला। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जीवन भर, तो आप देखेंगे जीवन भर जो मैंने शब्द लिखा है, इसमें जो भर शब्द है वो अव्ययी शब्द है, यानी अव्ययी। अब दूसरा पद जो आ रहा है वो अव्यय आ रहा है, तो पहला पद भी अव्यय हो सकता है, दूसरा पद भी अव्यय हो सकता है। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, हाथों हाथ। हाथों हाथ में कौन सा ध्यान रखना, ये द्वंद्व समास नहीं है। डेश लग रहा है, डेश लगने से सिर्फ ये मत देखना है कि डेश लगा है, द्वंद्व समास है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पूरा का पूरा ही पद अव्यय है, तो पूरा पद भी अव्ययी हो सकता है। ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो तीन बातें तो आपको ये ध्यान रखनी, पहला पद भी हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है, पूरा पद भी हो सकता है। दूसरा एक सवाल ये पूछा जाता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें अव्ययी भाव की, लिखा हुआ है इसमें प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसके अलावा यहाँ लिखा हो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं, न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पूरा पद मिलकर एक नया अर्थ, विशिष्ट अर्थ निकलता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। इसके अलावा जो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और तत्पुरुष समास है, इन दोनों में, इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है। क्या याद रखना है, पहला जो अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद प्रधान होता है। इसके बाद जो दूसरा समास तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों की बराबरी भागीदारी होती है। और जो लास्ट होता है बहुव्रीहि में, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है। रेल भाड़ा में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। पहले तो मुझे इसका आप समास विग्रह करके बता दीजिए, इसका समास विग्रह क्या होगा। रेल भाड़ा, रेल का भाड़ा या रेल के लिए भाड़ा। कई बार तो यही कंफ्यूजन होता है, सवाल में ये भी आ सकता है रेल का भाड़ा, इसका समास विग्रह रेल का भाड़ा या रेल के लिए भाड़ा। तो यहाँ पर देखो रेल के लिए भाड़ा होगा, रेल के लिए भाड़ा, ये इसका समास विग्रह होगा। अब मुझे बताइए, जब के लिए आएगा तो कौन सा समास यहाँ पर होगा। जब के लिए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कारक की विभक्ति लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में भी मुझे बताइए कौन सा तत्पुरुष समास, यहाँ पर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान में जो कारक की विभक्ति जो इस तरह से लगती है वो के लिए लगती है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैं आपको इसी तरह का एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, आप मुझे बताइए उसमें कौन कौन से समास होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेल यात्रा, रेल यात्रा, ये पूरा एक ही शब्द होता है रेल यात्रा। कोई भी हम समासिक शब्द लिखते हैं उसको अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, पूरा शब्द एक लिखना चाहिए, तब उसे शुद्ध माना जाता है, नहीं तो अशुद्ध हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरुआत में अपने RS मेंस की टेस्ट सीरीज लिखता था, तब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता था कि मैंने रेल और यात्रा अलग लिखी थी, वहाँ पर मेंस में इसके नंबर भी काट दिए जाते हैं कि आपने दोनों शब्द अलग अलग लिखे, नंबर कट जाएगा। तो मेंस में जब लिखना होता है वहाँ तो इतनी सावधानी भी रखनी होती है। तो जब भी सामासिक पद होता है वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। रेल यात्रा का आप मुझे बताइए कौन सा समास यहाँ पर है। इसी तरह से मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, इसी तरह से मालगाड़ी। मुझे बताइए कि इन तीनों में कौन कौन सा समास है, ये आपके लिए सवाल है, इनका जवाब आपको कमेंट पे देना। ये कमेंट मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे बताइए इन तीनों में कौन कौन सा समास है। ये आपका टेस्ट चल रहा है लाइव क्लास में एक तरह से। देखो रेल यात्रा, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, तीन शब्द हैं। मैं ही बता देता हूँ, आपने जिन्होंने भी साथियों ने देना होगा अपने अपने जवाब दिए हैं, मैं बता देता हूँ। रेल यात्रा, देखो यहाँ पर होगा रेल से यात्रा या रेल के द्वारा,
इसका हो जाएगा रेल के द्वारा यात्रा। जब के द्वारा या रेल से यात्रा आ रहा है तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा कर्ण तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का समास होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब जिसको हम पटरी बोलते हैं, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, जब पर आ रहा है तो यहाँ पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी या माल को ले जाने के लिए गाड़ी, तो के लिए यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस हो जाएगा ये संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया ये तीनों एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, इसको पहचानना सभी के लिए बहुत आसान होगा, जिसको भी समास की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी। कौन सा समास है, बिल्कुल आप पहली बार में बता सकते हैं, ये बहुव्रीहि समास है। कैसे हैं, बहुव्रीहि समास में अभी हमने बात किया है, उसका एक विशिष्ट अर्थ निकलना चाहिए, और हम जानते हैं नीलकंठ का जो विशिष्ट अर्थ निकलता है ये भगवान शिव के लिए आता है। नीला है कंठ जिनका, तो भगवान शिव के लिए ये यूज में लिया आता है, तो ये समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे भगवान शिव के बारे में भी ले लेते हैं, कुछ और इस तरह का आ सकते, जैसे महादेव, महान है जो देवता, महादेव, शिव के लिए महादेव प्रयुक्त होता है, तो महादेव में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिनके, चंद्रमा है जिनके शेखर पर, या चंद्र है शेखर, वैसा ही लेना चाहिए, चंद्र है शेखर पर जिनके। ऐसा ही आ सकता है इंदु शेखर, इंदु का मतलब भी चंद्रमा ही होता है, तो इंदु है शेखर पर जिनके, तो भगवान शिव के लिए ही आता है वहां पर भी। इसी तरह से जैसे मैं एक लिखता हूँ सतीश, नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, सती, सती माता पार्वती के लिए आता है, सती के ईश है जो, वो भी भगवान शिव के लिए ही आता है। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे ये सारे भगवान शिव के लिए। आशुतोष, एक और वर्ड आता है आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशुतोष, तोष यानी प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो, वो भगवान शिव के लिए आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के लिए आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों हैं, ऐसा शब्द बताना जिसमें संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, संधि और समास दोनों को पहचानना है। आपके ऑप्शन दिए हुए जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित, नीलाकाश, 4 ऑप्शन है। मुझे बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा, और मुझे कमेंट में यह भी बताइए कि ये वीडियो आपको, आज का वीडियो कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो आपको लाइक भी दबाना है, लाइक का बटन आपके सामने मैं देखता हूँ बहुत सारे सिर्फ देखने आते हैं, पसंद आ रहा है तो आपको लाइक भी करना है। देखो लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी आप देखेंगे जो भी वीडियो होता है लाइक करने के लिए क्यों कहा जाता है। लाइक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे साथी इसको पसंद भी करें, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुंचता है, आपके पास भी दोबारा पहुंचेगा, इसलिए ये भी एक मकसद रहता है लाइक के लिए। ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन है, हमने कहा संधि और समास दोनों। जीवन मरण, देखो जीवन मरण में तो यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है, यहाँ पर द्वंद्व समास होना चाहिए, यहाँ पर कोई संधि नहीं बन रही है। पंचतत्व, यहाँ पर द्विगु समास होगा, संख्या आ रही है, पहला पद संख्या होता है, द्विगु समास, पंचतत्व, तो द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास में भी कर्ण तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नीला आकाश, नीला है जो आकाश, समास बनेगा नीला है जो आकाश, तो यहाँ पर कर्मधारय समास यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे इसका हम संधि भी कर सकते हैं। हस्तलिखित, पंचतत्व, यहाँ पर ये संधि से शब्द नहीं बन रहे, ये समास से ही शब्द बन रहे हैं, लेकिन मैं इसका संधि विच्छेद अगर करूँ तो नीला प्लस आकाश ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, और नीला और आकाश को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये वापस नीला आकाश बन जाएगा। तो देखो इसमें संधि भी हो रही है और इसमें कर्मधारय समास भी है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के सवाल, जिसमें संधि भी दी है, समास भी दी है। एक सवाल ये सा भी आ गया, संधि भी आ गई, समास भी आ गया। तो ये थे हिंदी के सवाल। अब आ जाते हैं हम राजस्थान जीके के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, अब हम राजस्थान में प्राचीन सभ्यता से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और राजस्थान के राजवंश में आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रतिहार राजवंश। तो सवाल आया, महान संस्कृत कवि और नाटककार, वैसे वो नाटककार बहुत प्रसिद्ध नाटक भी लिखे हैं, लेकिन कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, राजशेखर बहुत ही प्रसिद्ध महान संस्कृत के कवि रहे हैं। निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम और इंद्र तृतीय, ये सारे के सारे यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रतिहार नरेश हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा? कुछ साथियों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसके 2 उत्तर दिख रहे हैं। अगर जिनको उत्तर पता है, जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसके 2 आंसर होने चाहिए। इसके 2 आंसर कौन से होने चाहिए? इसका महिपाल भी होना चाहिए, महेंद्रपाल प्रथम भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए ये सवाल एग्जाम में आ चुका है,
सवाल एग्जाम में आ चुका है और उसका सही उत्तर कौन सा माना गया है? सही उत्तर माना गया है ऑप्शन सी, महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर जो थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। महेंद्रपाल प्रथम के ही पुत्र थे महिपाल। जब महेंद्रपाल प्रथम के बाद महिपाल राजगद्दी पर बैठते हैं तब भी राजशेखर इनके दरबार में रहते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत में वो इनके दरबार में रहते हैं, मुख्यतः जो राजशेखर हैं वो जाने जाते हैं महेंद्रपाल प्रथम के साथ में, उनके साथ जो उन्होंने काम किया उसके लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर, जो ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, वो महेंद्रपाल प्रथम है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम नहीं है तब इसका उत्तर महिपाल भी हो सकता है, क्योंकि वो उनके दरबार में भी रहे। कुछ और सवाल क्या बन सकते हैं इसके बारे में? बहुत प्रसिद्ध सवाल बनते हैं इनकी जो भी ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में, जो नाटक लिखे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे बहुत प्रसिद्ध है काव्य मीमांसा। ये सवाल पूछा जाता है काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्पूर मंजरी। इन सब में महेंद्रपाल प्रथम के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनके जो भी राजकार्य है उनके बारे में लिखा हुआ। कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके जो ग्रंथ लिखे गए इनके बारे में पूछा जाता है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, ये ऐसे सवाल है जो आरएएस मेंस में भी 2 नंबर के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, तो बाल रामायण करके लिखा है, और इसके अलावा बाल भारत, ये महाभारत पर आधारित है। बाल भारत, ये उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है राजशेखर के, यहां से ये आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख ये आता है, मतलब पदाधिकारियों को प्रतिहार शिलालेखों में क्या कहा गया है ये आपको बताना है। देखो इस सवाल को आप देखिए, सामान्यतः अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इस तरह के सवाल बुक्स में या गाइड्स में तो नहीं मिलते हैं। पदाधिकारियों को उल्लेख यानी पदाधिकारियों को क्या कहा गया है प्रतिहार शिलालेखों में, सामान्यतः इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको यहाँ पर बुक्स में तो नहीं मिलेंगे। जबकि इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सवाल आ चुका है। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है पदाधिकारियों का, और बहुत मुश्किल है कि किसी गाइड में आपको इसका उत्तर मिल जाएगी, या किसी बुक्स में, कई बार बुक्स में मिलना भी आसान है नहीं होता है। तो देखिए इस तरह के सवाल, ये सवाल इसी तरह से इसीलिए दिए गए हैं आपको कि इस तरह के सवाल भी आना चाहिए। अब मुझे बताइए इस तरह के सवाल कैसे मिल सकते हैं आप? ये आपको तभी मिल सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके टेस्ट से ही कवर हो सकते हैं। मैं अपनी तैयारी के बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं अपनी तैयारी करता हूँ, आप मानकर चलिए कि बुक्स में लगभग 80 से 90% आपका कोर्स जो भी सवाल होते हैं वो एग्ज़ाम के कवर हो जाते हैं। आप 80 से 90% पढ़कर भी चले जाएंगे तो भी एग्जाम में 50% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वो तभी कर पाएंगे पूरा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में होती है। आप देखते हैं कई बार हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन उसी में से सवाल पूछते हैं तब हमें नहीं आता है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जब आप किसी भी में। इसके अलावा कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, वो आपके जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे। मैं अपनी तैयारी के दौरान जब बहुत ज़्यादा टेस्ट देता था तो कुछ सवाल ऐसे आते थे जो कहीं नहीं पढ़े गए हैं, बिल्कुल नए सवाल। मैं उनको भी नोट कर लेता था अपने नोट्स में, उनको नोट कर लेता था, और बाद में कई बार ऐसा होता था कि सीधे सीधे एग्जाम में उस तरह के सवाल मिलते थे। तो टेस्ट हमारी इस तरह से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये जो सवाल है वो बहुत अलग अलग जगह से खोजकर, बहुत सारे अलग अलग जो पुराने पेपर आ चुके हैं यहाँ से खोज कर लेकर आए हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आ चुका है। पदाधिकारी का उल्लेख, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रतिहार शिलालेखों में जो भी प्रतिहार पदाधिकारी होते थे उनको भी राजपुरुष कहा गया है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसके बारे में और तो क्या बताएं, युवराज, मंत्री, रत्नी, ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजपुरुष। हाँ, अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपको बिल्कुल अलग लगेगा, जो मैं आज बता रहा था बिल्कुल नए सवाल, ये आपको बिल्कुल नए सवाल लगेंगे और शायद आपको इस तरह के सवाल बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से किसे जाना जाता था? रोहिलद्दी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हमारे टेस्ट से ही पूरे हो सकते हैं। देखो मैं आपको बार बार टेस्ट देने के लिए क्यों कहता हूँ? टेस्ट मैं मानता हूँ कि हमारी तैयारी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो वास्तव में टेस्ट ही है। आप में से जो भी साथी टेस्ट दे रहे हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि टेस्ट से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई से भी टेस्ट दे, लेकिन टेस्ट जरूर आपको देकर जाना है। फुल जैसा एग्जाम होता है वैसे फुल लेंथ टेस्ट का भी आपको अभ्यास करना है। और शुरुआत में आपको, कई साथी ये कहते हैं कि सर मेरा एक बार जब कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा।
ऐसा होता है जब एग्ज़ाम आ जाता है, एग्ज़ाम के लास्ट दिन भी हमें ऐसा लगता है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ है और हम कभी टेस्ट दे ही नहीं पाते। टेस्ट आपको शुरुआत के दिन से ही देना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत के दिन से कैसे देते हैं, वो होता है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। हमने शुरुआत में अपनी टेस्ट सीरीज में इसीलिए टॉपिक वाइज टेस्ट रखे हैं ताकि आप तैयारी के साथ साथ भी टेस्ट दे सकते हैं। आपकी जो मजबूत तैयारी होगी वो टेस्ट सीरीज के साथ ही हो सकती है। तो देखो ये कुछ सवाल, जैसे हमने इस तरह के सवालों को शामिल करने का मकसद ही क्या था, वो सवाल शामिल करने का मकसद ही ऐसा है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलेंगे, वो आपके टेस्ट से भी कवर हो सकते हैं। तो प्रतिहार शासकों में रोहिल्लदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है रज्जिल, बी मिहिर भोज, सी हरिश्चंद्र, डी महेंद्रपाल। मैं देख रहा हूँ कुछ साथी सवाल आते ही तुरंत उत्तर दे देते हैं। देखो इसका एक कारण ये भी है कि वो ऑलरेडी ये टेस्ट दे चुके हैं। जब टेस्ट दे चुके हैं तो उनका आंसर जरूर उनको पहले से ही पता है ना। तो ऐसा मत सोचना, कुछ साथी सोच रहे हैं अरे कुछ साथी इतने तैयारी करके हैं कि कुछ भी सवाल पूछो तुरंत आता है। ये टेस्ट पहले हो चुका है पे और वो टेस्ट ये पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो देखो रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र और डी महेंद्रपाल, इसका सही आंसर है रोहिल्लदी। आप देखेंगे इसका सही आंसर है सी हरिश्चंद्र। बहुत रेयर ऐसे जगह पर आपको मिलेगा जहाँ पर हरिश्चंद्र और ब्रैकेट में ये नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो हरिश्चंद्र को ही रोहिल्लदी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और जान लेते हैं। हरिश्चंद्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक तरह से प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसका आदि पुरुष, उसका जो संस्थापक माना जाता है वो भी हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। कई जगह नागभट्ट प्रथम भी आता है। नागभट्ट प्रथम के बारे में आता है कि वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब हमारा उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। बाकी संस्थापक में हरिश्चंद्र का नाम आता है, हरिश्चंद्र के ही पुत्र थे रज्जिल, ठीक है। और इसके अलावा देखो ऑप्शन बी में दे रखा मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक में इसका नाम आता है मिहिर भोज में। जब मिहिर भोज का शासन था तो लगभग पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत का बहुत बड़ा, लगभग यहाँ पर ये पश्चिम में देखेंगे तो सिंधु नदी के पार इनका साम्राज्य था, इधर पश्चिम में इनका, पूर्व में, पश्चिम में तो यहाँ पर इस तरह से चला गया, पश्चिम में सिंधु नदी के भी पार, पूर्व में बंगाल तक चला गया था, और उत्तर में हम हिमालय से लेकर नर्मदा नदी, यानी बहुत बड़ा उत्तर भारत का पूरा हिस्सा जब मिहिर भोज राजा थे तब इन्हें ये यहाँ के शासक थे। तो बहुत बड़ा एक तरह से चरमोत्कर्ष स्थिति थी वो जब मिहिर भोज राजा थे। और मिहिर भोज के बाद ही उनके पुत्र आते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल को एक तरह से ये पूरा साम्राज्य मिलता है। और प्रतिहार के बारे में आप जानते हैं, प्रतिहार नाम कैसे पड़ा? प्रतिहार का मतलब माना जाता है द्वारपाल या रक्षक, द्वारपाल या इसको रक्षक भी कहा जा सकता है। देखो एक दो थ्योरी आती है। एक तो क्योंकि प्रतिहार शासकों ने लगभग 300 साल तक अरब आक्रमण से भारत को बचाया। जब भी अरब आक्रमण है उनको दूर तक खदेड़ दिया और अरब जो आक्रमणकारी है भारत में अंदर तक नहीं आ पाए। तो एक तो रक्षा के कारण, दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि ये भगवान राम के जो भ्राता थे, भाई थे लक्ष्मण, उनके वंशज माना जाता है। और क्योंकि लक्ष्मण एक तरह से द्वारपाल की तरह थे, प्रतिहार की तरह थे, तो इन्होंने अपना नाम प्रतिहार रख लिया। तो प्रतिहार एक तरह से पद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी है और इन चारों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। अब अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल देखिए बिल्कुल अजीब तरह का, मैंने इस सवाल को बहुत सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला ये सवाल। तो कुछ सवाल देखो, कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आते हैं। आप कहेंगे सर इस तरह के सवाल भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। एग्जाम में आप देखेंगे, कोई सा भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं कर पाता है, किसी के बस की बात नहीं होती है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट आपने देखा है कि 100 में से 100 नंबर ला रहा है? बहुत कुछ एक एग्जाम होते हैं, अब आप, मुझे नहीं पता कि उसमें 100 में से 100 नंबर कैसे आ जाते हैं, लेकिन कुछ में आते भी हैं। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपर जो है आरपीएससी में 100 नंबर कोई नहीं ला पाता। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनका उत्तर बुक्स में भी नहीं मिल पाता है, उनका उत्तर बाद में जब आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड आंसर की जारी करती है तभी पता चल पाता है। तो ये कुछ सवाल इसी तरह के हैं। तो देखो हमारी टीम ने इस तरह के सवाल भी ढूंढ कर आपके लिए लाए हैं। अब इस तरह का सवाल क्यों लाए हैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आता है और इस तरह के सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। और इस तरह के सवाल आप बुक से नहीं कर पाएंगे, इस तरह के सवाल आप टेस्ट से ही कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सभी को टेस्ट देना है, टेस्ट किसी को नहीं छोड़ना है, असली तैयारी टेस्ट से ही होगी। और मैं दूसरा टेस्ट पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारे साथी कह रहे सर एग्जाम की कोई डेट ही नहीं है हमारे सामने, कोई एग्जाम की डेट नहीं है, तैयारी का सारा मोटिवेशन गिर गया, कोई मोटिवेशन ही तैयारी का नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेस्ट देने वाले बहुत सारे साथी हैं जो अभी ये नहीं सोच रहे कि सर अभी एग्ज़ाम नहीं है, उनके सामने हर हफ्ते एग्ज़ाम होता है, हर हफ्ते वो संडे को टेस्ट देते हैं, उनके सामने वही एग्ज़ाम है। और हमारा शेड्यूल इतना बड़ा होता है कि वो जब दिन रात एक करते हैं ना, तब भी उनका शेड्यूल कई बार पूरा नहीं हो पाता। और ये हमने जानबूझकर दिया है कि आप दिन रात तैयारी पर लगे, तो उनके सामने मोटिवेशन क्या है?
उनके सामने भी एग्जाम की डेट नहीं है, लेकिन वो मोटिवेट है और उनकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। तो ये टेस्ट आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है, आपकी तैयारी के लेवल को बढ़ाता है। और ये कुछ सवाल है जो आपकी मेरिट भी तय करते हैं। देखो ये सवाल आप देखते हैं किसी भी पेपर का पैटर्न कैसे होता है। मैं पेपर का पैटर्न बताता हूँ, लगभग 30% सवाल तो एग्जाम में ऐसा आते हैं जो कोई भी कर लेगा, थोड़ी बहुत तैयारी करके भी जा रहा है तो 30% सवाल तो लगभग हर कोई कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में 40% लाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन आप एक एवरेज मान लीजिए आरपीएससी और इनके पेपर में 30% सवाल सामान्यतः ऐसे बना दिए जाते हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ कोई भी पढ़ सकता है। लगभग 40% सवाल मीडियम लेवल के होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद ही कोई कैंडिडेट कर पाता है। और ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या भी, जैसे मान लो 5,000 पोस्ट है तो 30,000 40,000 ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो इस लेवल की तैयारी भी करके आते हैं। अब जो लास्ट में जो टॉप रैंकर्स मेरिट होल्डर होते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बाकी के 30% जो बचे हुए सवाल हैं वो उनको करने की भी क्षमता रहते हैं। यहाँ पर जो एक एक सवाल ऐसे होते हैं जो मेरिट तय करते हैं। तो आप समझ लीजिए ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो इस लेवल के सवाल आते हैं। अगर कोई इस लेवल के सवालों को भी कर लेता है तो समझ लीजिए वो अपर रैंक में वहाँ पर आने वाले हैं। तो ये इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको भी करना आना चाहिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस आपको कभी भी नहीं छोड़नी है। अ सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। अब ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है और अब देखिए जो लिखा हुआ है वो भी इंग्लिश में ही नाम लिखा हुआ है। अ सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, जो विलुप्त सरस्वती रिवर है, सरस्वती नदी है, उसके आसपास की जो भी साइट्स हैं उनका सर्वे वर्क, ये किसने किया, ये कार्य किसका था, ये किताब किसकी है, ये तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब मैंने काफ़ी सर्च किया इनके बारे में, ऑरेल स्टैन कौन थे, कुछ ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिली नहीं, बस एक ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञ थे, भूगोल की इनके बारे में, पुरातत्व विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी थी, बाकी बहुत सारी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो कई बार बस इतना सा सवाल ही मिलेंगे, आप सर्च भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीधा ये सवाल मिल जाएगा, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। तो हम भी बस आगे बढ़ते हैं। कई बार बस सिर्फ आपको सवाल का आंसर पता होना चाहिए। कई बार इसी तरह का सवाल एग्जाम में आ जाता है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है लेकिन आपको आंसर जरूर पता होता है। आगे का सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। इनमें से कौन ऐसा है जो ऐसा मानता है कि जो गुहिल वंश की शाखा है उसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई, इसका वो विरोध करता है। इसका मतलब है कि 3 लोग ऐसे होंगे जो इसको मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा यानी गोपीनाथ शर्मा और JN आसोपा। इनमें से कौन है जो इस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका सही आंसर है GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। वो ये मानते हैं कि गुहिलतों की उत्पत्ति भी क्षत्रिय, ये ब्राह्मण नहीं थे बल्कि ये भी क्षत्रिय वंशीय थे, क्षत्रियों के ही संतान है, और इनको वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इनको बताते हैं। गुहिलतों को और सारे संपूर्ण राजपूतों को वो सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी, गुहिलतों को इन्होंने सूर्यवंशी बताया है, गुहिलतों के भी कई शिलालेखों में इनको अपने आप को सूर्यवंशी बताया गया। संपूर्ण राजपूतों को वो चंद्रवंशी या सूर्यवंशी बताते हैं और क्षत्रियों की संतान बताते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार हैं वो उनको देखो ब्राह्मण मत का जो सिद्धांत उसके बारे में बताता हूँ। दशरथ शर्मा भी सामान्यतः क्षत्रियों की संतान ही बताते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं राजपूतों को, लेकिन वो इस मत का भी विरोध नहीं करते हैं कि ये ब्राह्मणों की संतान भी हो सकते हैं। तो उनका कुछ मत ऐसा है, वो इसका विरोधी नहीं है, कुछ बातों में ऐसा देखते हुए उसको मान भी लेते हैं, लेकिन उनका सामान्य मत भी यही है कि वो क्षत्रियों की संतान है, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं करते हैं। GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि ये ब्राह्मणों की संतान है, जो भी गुहिल थे, और इसके अलावा बहुत सारे राजपूतों में ये आता है कि ये ब्राह्मणों की संतान थे। JN आसोपा भी यही मानते हैं कि ये ब्राह्मणों का, तो ये ब्राह्मण मत के समर्थक हैं। JN आसोपा के बारे में ये लिखा आता है कि जब क्षत्रिय अपने शास्त्र धर्म से विमुख हो गए थे, क्षत्रिय जब रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो बाध्य होकर ब्राह्मणों को शस्त्र उठाने पड़े, और बाद में जो उनका वंश चला वो सारे ब्राह्मणों के वंशज थे। इस तरह से वो ब्राह्मणों के समर्थक में आते हैं। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस तर्क को बिल्कुल खारिज करते हैं और वो कहते हैं कि ये शुद्ध रूप से क्षत्रियों की संतान है। और मैं आपको बता देता हूँ वास्तव में राजपूतों के लिए चाहे गुहिलतों के लिए सर्वाधिक मान्य मत यही है, ब्राह्मण वाला मत मान्य नहीं है। ये एक तरह से कई शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। गोपीनाथ शर्मा
ऐसे कई शिलालेख के बारे में बताते हैं कि 1200 ईसा पूर्व से के अगर आप शिलालेख देखेंगे तो कई जगह गुहिल को भी और उसके बाद और शासकों को भी ब्राह्मण वंशी बताया गया। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण उत्पत्ति भी माना जा सकता है। ठीक है, तो वास्तव में सर्वाधिक मान्य मत की अगर बात करेंगे तो यही सर्वाधिक मान्य मत निकलेगा जो GH ओझा ने कहा है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से इतिहास के प्रश्न आना शुरू हो गए और ये पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे से जुड़ा हुआ है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? देखो खजुराहो के मंदिर यहाँ पर आया। एक तो खजुराहो के मंदिर के बारे में भी पता होना चाहिए। खजुराहो मंदिर जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पर MP में, मध्य प्रदेश। और किन शासकों ने ये मंदिर निर्माण करवाए, कब करवाए? तो लगभग ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी, लगभग 100 सालों के बीच में ये मंदिर बने थे। 100 सालों के बीच में लगभग ऐसा मानते हैं कि 85 के आसपास मंदिर बनाए गए हैं और अभी वर्तमान में तो लगभग 20 से 25 मंदिर ही बचे हैं। मध्यकाल में काफ़ी मंदिर तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए। तो 100 सालों के बीच में लगभग ये सारे के सारे मंदिर बने थे और ये सारे मंदिर बनाए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चंदेल शासकों के द्वारा ये मंदिर निर्माण करवाया गया। खजुराहो, खजूर क्यों? क्योंकि जो भी चंदेल राज्य था, चंदेल राज्यों में खजूरों की संख्या भी काफ़ी बड़ी थी, खजूरों के बाग भी थे और उनका जो राज्य का प्रवेश द्वार था वहाँ पर भी आप देखेंगे कि खजूर वृक्ष का प्रवेश द्वार वहाँ पर बना हुआ था। तो वो क्षेत्र खजुराहो कहलाता है। तो चंदेल शासकों ने ये खजुराहो के मंदिर निर्माण करवाए। ये खजुराहो मंदिर हिंदू मंदिर भी हैं, वहाँ पर जैन मंदिर भी हैं, लगभग विष्णु को समर्पित है, शिव को समर्पित है, गणेश जी का भी मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। तो बहुत सारे मंदिर है। कांदरिया मंदिर एक नाम आता है, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर शिव जी का मंदिर है वो है कांदरिया मंदिर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर काम शास्त्र की मूर्ति को उत्कीर्ण किया गया है, इसके लिए भी खजुराहो के मंदिर जाने जाते हैं। और यूनेस्को ने इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर रखा है। ये भी इसको ध्यान रखेंगे आप। यूनेस्को ने इन मंदिरों को भारत की थाती के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल कर रखा है। अगला सवाल, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, शुद्ध इस्लामी शैली में बने, जो शुरुआत के मकबरे बने थे, तो शुरुआत के मकबरे हालांकि 1-2 मकबरे ही बने थे, वो उसमें कुछ भारतीय शैली और इस्लामी शैली थी, लेकिन शुद्ध इस्लामी शैली में बनने वाला प्रथम मकबरा ऑप्शन आपके सामने हुमायूं का मकबरा, ये तो बहुत बाद में बनता है, मुगल शैली बहुत बाद में आई। उसके बाद बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा और अलाउद्दीन का मकबरा। पहले तो आप मुझे बता दीजिए ये सारे के सारे मकबरे कहाँ बने हुए हैं? तो सारे के सारे मकबरे, ये दिल्ली में बना हुआ है, ये भी दिल्ली में बना हुआ है, ये भी दिल्ली में बना हुआ है। सिर्फ आप इसके बारे में लिख दीजिए ये लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो मकबरा बना हुआ है वो लाहौर में बना हुआ है, बाकी सारे के सारे दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बलबन का जो मकबरा था वो पहला ऐसा मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान देना, ये ऐसे सवाल हैं सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, 2-3 एग्जामों में ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सवालों को आप खास तौर पर देख लीजिएगा। बलबन का मकबरा ऐसा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। ये सारे के सारे, हुमायूं का मकबरा में एक सवाल और बन सकता है, किसने बनवाया था? तो हमीदा बानो बेगम, इन्होंने ये मकबरा बनवाया था। ठीक है, अब अगला सवाल, पॉलिटी से सवाल आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये सवाल आपके सामने है। देखो वैसे तो इसके ऑप्शन को देखकर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। कुछ एक सवाल मैं आपको और दूंगा, वो आपको करना है। भारत के सभी न्यायालयों को, पहला ऑप्शन है, क्या सभी न्यायालय मूल अधिकार लागू कर सकते हैं? पहली बात। क्या संसद के पास ये अधिकार है मूल अधिकारों को लागू करने का? राष्ट्रपति के पास है या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को? क्या सही आंसर होगा? मेरे ख्याल से जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटी की नॉलेज रखते हैं उनको ये उत्तर आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के सभी न्यायालय, सभी न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय और बाकी सारे न्यायालय। क्या भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? क्या ध्यान देना, भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब मैं आपको सवाल को थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। सवाल इस तरह से आ जाता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति अनन्य रूप से, अनन्य रूप से का मतलब केवल और केवल, मतलब अन्य कोई नहीं कर सकता, अनन्य जो अन्य कोई नहीं कर सकता, अनन्य रूप से या केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ध्यान देना, संविधान में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन अगर सवाल इस तरह से आ रहा है कि अनन्य रूप से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है क्या, तो ये होगा गलत है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं है,
भले ही वर्तमान में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को लागू करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 32 में ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संसद के पास ये अधिकार है, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद अगर चाहे तो ये मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति वो अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, यानी अधीनस्थ न्यायालय को भी ये शक्ति दी जा सकती है। ध्यान देना, वर्तमान में केवल ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है, लेकिन अगर संसद चाहे तो दे सकती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने दी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये शक्ति सिर्फ इनके पास नहीं है, संसद चाहे तो अन्य न्यायालय को भी दी जा सकती है। इसलिए ये सवाल, ये जो कथन है वो गलत हो जाता है कि अनन्य रूप से ये पावर सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो इन सवालों में अंतर है, दोनों को आप देख लेना। दूसरा, अब मैं बताता हूं ये कहां लिखा हुआ है कि ये मौलिक अधिकार लागू कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। आपने अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ा होगा। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 में मिलेगा, पर ध्यान देना हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 32 नहीं लिखा हुआ। सवाल इस तरह का भी आ सकता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये कथन कैसा है? ये कथन गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत नहीं करता है, हाई कोर्ट के अनुच्छेद के तहत करता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी कर सकता है, और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए नहीं, अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। इस प्रकार से इसका क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक भी है। कई बार ये सवाल भी आता है कि रिट जारी करने की शक्ति का क्षेत्राधिकार किसका ज़्यादा है। क्षेत्राधिकार का मतलब यहाँ पर एरिया वाइज नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में होता है, लेकिन रिट जारी करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए जारी करता है, ये मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। तो एक तरह से क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को ज़्यादा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद, पॉलिटी के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आने वाले हैं और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर इनके बारे में और देने वाला हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप फटाफट। कोई ऐसा कैंडिडेट, हाँ कुछ कैंडिडेट जरूर जवाब दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सवाल पहले से पढ़ चुके हैं। बाकी ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, 15/4 होगा, 15/5 होगा, या 16/4 या 16/5। अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं पॉलिटी की तो ये तो आपको पता होगा कि 16/4 16/5 जो आर्टिकल 16 है वो शिक्षण संस्थाओं से नहीं जुड़ा है ये जुड़ा है लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी। ये लोक नियोजन में रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में जुड़ा हुआ है, तो आप इसको लोक नियोजन वाला रख सकते हैं। तो यानी 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए, 16/4 और 16/5 तो नहीं हो सकते हैं, तो 15/4 होंगे या 15/5 होगा, ये यहाँ पर सवाल है। तो देखो मैं बताता हूँ, 15/4 में भी SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए, आप इसको बैकवर्ड क्लासेस लिख सकते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारी रियायतों के बारे में बात की गई है कि राज्य सरकार अगर चाहे, राज्य सरकार नहीं कहेंगे, राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब यहाँ पर सारी गवर्नमेंट सारी है, राज्य अगर चाहे तो SC यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को विशेष रियायतें दे सकती है, ऐसा अनुच्छेद 15/4 में लिखा हुआ। लेकिन ध्यान देना, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु कोई आरक्षण, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे गैर अनुदान प्राप्त हो, उनके लिए जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 15/5 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं बाकी के बारे में बता देता हूं, इनमें क्या लिखा है। 15/4 में मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य किसी के भी साथ 5 आधार दिए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बता दी है, जब पॉलिटी हमने डिटेल में पढ़ी, 5 वर्ग दिए हुए हैं, राज्य इन 5 वर्गों पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी ये समानता का सिद्धांत लागू करता है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे पिछड़े लोग भी हैं, उनको विशेष रियायतें जरूरी है, तो 15/4 बाद में जोड़ा गया और ये लिखा गया कि अगर राज्य चाहे तो जो पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के लिए विशेष रियायतें भी दे सकता है, इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते एक तरफ आप समानता की बात करते हो कि सबको समान अधिकार देना चाहिए और दूसरी तरफ आप आरक्षण दे रहे हो, तो राज्य विशेष वर्गों के उत्थान के लिए ऐसा कर सकता है, ऐसा 15/4 में लिखा हुआ है। 15/3 में महिला और बच्चों को विशेष रियायतें दे सकते हैं, इसके लिए लिखा हुआ है। 15/5 में हमने देख ही लिया है कि ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। अब आपको पता होना चाहिए 15/6, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हाल ही में जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ,
और अभी तक SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए था, अभी EWS के लिए भी जोड़ दिया गया कि शिक्षण संस्थानों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको भी अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। तो ध्यान देना 15/6 103वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब मैं 16/4, 16/5 और 16/6 की बात करता हूँ। 16/4 में लिखा हुआ है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में SC ST और OBC को आरक्षण दिया जा सकता है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16/4। अनुच्छेद 16/5 में क्या लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा कि एग्जाम में आने लायक है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में सामान्य तो मैंने देखा नहीं कि इस तरह का पूछा गया। बता देता हूँ कि इसमें क्या है। 16/5 में लिखा हुआ है किसी धार्मिक संस्था में, अब देखो कोई धार्मिक संस्था है, किसी विशेष धर्म की धार्मिक संस्था है, तो वहाँ कोई विशेष धर्म का व्यक्ति ही नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव का नहीं इसका मतलब ये हुआ कि उस धार्मिक संस्था में किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद 16/5 कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है जहां पर किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को ही लगाया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 16/5 कहता है कि उस व्यक्ति को लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 16 इसे रोकेगा नहीं। तो ये विशेष दिया गया है। और अब इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 16/6 बाद में और जोड़ दिया गया, जो 15/6 और 16/6 दोनों ही 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और ये कह दिया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनको भी अब सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। तो जो सरकारी नौकरियों में EWS वाला जो चला है वो 103वें संविधान संशोधन से ही हुआ है। बहुत सारे साथी मुझे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि सर जो EWS का भी वापस फॉर्म भराए जाएंगे, तो बिल्कुल वापस फॉर्म भराए जाएंगे। EWS के जो मुझे लगता है जैसे पटवारी का फॉर्म वापस रीओपन होगा, उसमें सिर्फ EWS को, SI के फॉर्म, SI के लिए सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे, SI के फॉर्म वापस भराए जाएंगे। और EWS के जो कैंडिडेट जिनको आयु में छूट नहीं दी गई थी पहले, अब उनको आयु में भी छूट दी जाएगी। अब वापस फॉर्म भराए जाएंगे, अभी नहीं भरवाया जा रहा। अभी तो आपको पता है कि सरकार ने बाहर निकलने से भी मना कर रखा है, तो अभी इसलिए फॉर्म वापस चालू नहीं किए गए, लेकिन इसको चालू किया जाएगा वापस। ये इस 16/6 की वजह से हो रहा है। अनुच्छेद जो हमारा संविधान संशोधन 103वां था, इसकी वजह से ये वापस मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इन सारों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि इनसे बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन, वैसे इसको आप पूरा इस तरह से लिख सकते हैं, चंपकम दोराई राजन, ये पूरा नाम आता है, चंपकम दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? मौलिक अधिकार, पहले तो ये पता होना चाहिए मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला क्या था। ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। इस डिसीजन को बदलने के लिए, इस डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन सरकार के अनुकूल नहीं था, ये डिसीजन ऐसा था जो पिछड़े वर्गों के अनुकूल नहीं था, तो इस डिसीजन को देखो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने की ताकत संसद रखती है। संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ताकत रखती है कि संसद के जो कानून है उसको खारिज कर दे, उसको रद्द कर दे। और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देती है, उसको बदलने की ताकत भी संसद को दी गई। हमारे यहाँ पर बैलेंस किया गया, किसी भी एक को पूरी तरह से पावर नहीं दी गई। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस डिसीजन के बाद, इस निर्णय के बाद किस अधिकार में संशोधन किया गया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा तो हो सकता है कि उसके बाद में आ जाए। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। अब ये चंपकम दोराई राजन नाम है, किसका नाम है? एक लड़की का नाम है। देखो नाम से शायद आपको हो रखा पता होगा, किसी व्यक्ति का नाम, पुरुष का नाम होगा, लेकिन यहाँ पर एक लड़की का नाम है चंपकम दोराई राजन। ये जो लड़की थी, इसको, ये ब्राह्मण थी, जाति से ब्राह्मण थी, और मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिशन लेना था। अब क्योंकि हमारे अनुच्छेद 15 में, ध्यान देना उस समय अनुच्छेद 15, 15/4 जो अभी मैंने बात की, 15/4, 15/5, 15/6 ये कुछ भी नहीं थे, 15/6 तो भी जुड़ा है, 15/4 बाद में जुड़ा था। अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, सबको समान अधिकार होगा। लेकिन मद्रास राज्य उस समय, क्योंकि ये मद्रास नाम था वहाँ पर, तो मद्रास राज्य में ऐसा था कि वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज था उसमें सीटें बांट रखी थी। क्यों बांट रखी थी? हमारा एक अनुच्छेद 46 भी है, उस 46 में ये लिखा हुआ है कि राज्य
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए उत्थान के लिए, पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। तो इस अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में क्या किया, सीटें बांट दी कि जो हिंदू होंगे, ब्राह्मण हिंदू, उनके लिए इतनी सीटें हैं, जो नॉन ब्राह्मण हिंदू है उनके लिए इतनी सीटें हैं, इस तरह से भी बांट रखी थी। जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए इतनी सीटें हैं। तो 2 सीट दी गई ब्राह्मण के लिए, ये लड़की ब्राह्मण थी तो इसका नंबर यहाँ पर नहीं आया, वो रह गई। तो इसने मद्रास यहाँ पर जो हाई कोर्ट, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, इस तरह की याचिका दायर की थी कि ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ है। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध। अनुच्छेद 15 कहता है किसी के भी साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जबकि ये भेदभाव कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह निर्णय दिया कि आप नीति निर्देशक तत्वों के नाम पर मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। यानी इस निर्णय से ये बात सामने आई कि नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा पावरफुल मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि अब किसी भी जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षण देंगे तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। उसके बाद, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि पिछड़े वर्ग को उत्थान के लिए जरूरी है, तो उन्होंने एक संशोधन लेकर आए और संविधान में संशोधन करके पहले संविधान संशोधन से ध्यान रखना 9वीं अनुसूची तो जोड़ी गई, इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये फर्स्ट अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन से ही जुड़ा था। हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसी से ये 15(4) जुड़ा और उस 15(4) में लिख दिया राज्य अगर चाहे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को विशेष रियायतें दे सकती है। तो अब ये एक तरह से मौलिक अधिकार बन गया कि इनको भी ये दिया जा सकता है। हालांकि ध्यान देना, ये अधिकार ऐसा नहीं है कि ये अधिकार एब्सोल्यूट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट का मतलब कि अब आपको पूरी तरह से मिल गया। इसमें ये लिखा हुआ है राज्य अगर चाहे तो दे सकता है। इसका मतलब ये भी है कि राज्य अगर चाहे तो नहीं भी दे सकता है। तो ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि ये तो हमारा अधिकार है, देना ही पड़ेगा। नहीं, संविधान में ये लिखा हुआ राज्य अगर चाहे तो दे सकता है। तो ये हमारे अनुच्छेद में 15(4) में जुड़ गया था। इसका मतलब 15 का मतलब है ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मिला है, तो इसमें संशोधन किया। और 15(4) ये अनुच्छेद 14 का है। आर्टिकल 14 अस्पृश्यता के विरुद्ध अनुच्छेद 17 है। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 19 में है। तो किस में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ। क्या हुआ, एक नया क्लोज जोड़ दिया गया 15(4). मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पहले RS प्री में पूछा जा चुका है। सवाल ये नहीं था, ये सवाल किसी और एग्जाम का है, लेकिन ये सवाल जो है चंपकम दोराई राजन वाला सवाल किसी में पहले पूछा जा चुका, RS के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। अगला सवाल, अब मैथ का सवाल आ गया है। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखो, जैसे ही सवाल आता है गणित का सवाल, कुछ साथी ऐसे हैं जो सवाल किए बगैर भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। सवाल किए, हल किए बगैर भी आंसर आ रहा है। अब देखो, इसको सवाल को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले मैं इसका मेथड से करा देता हूँ। बाकी एक दूसरा तरीका, ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन से अगर करें इसको, तो ऑप्शन से ज़्यादा आसान तरीके से फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। कुछ सवाल गणित में ऐसे होते हैं जिसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ही उत्तर निकाल सकते हैं। वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको तरीका देख लेते हैं कैसे क्या सवाल हो सकता है। ये कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन। एक शेविंग लोशन है जिसमें 50% एल्कोहल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें 50% जो एल्कोहल है और 50% पानी है। तो देखो यहाँ पर ये पानी और दूसरा है एल्कोहल, ठीक है। 50% ये है, 50% ये है, तो 9 ग्राम का 50% कितना होता है, 4.5% एल्कोहल है और 4.5% इसमें पानी है। 4.5 ग्राम कहेंगे, परसेंट नहीं कहेंगे, ग्राम कहेंगे, ठीक है। ग्राम में लिया हमने, तो 4.5 ग्राम पानी हो गया, 4.5 ग्राम एल्कोहल हो गया। अब इस सवाल को कैसे करना है, ये कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी कि ये तो हो जाए बाद में 30%, अभी तो 50% है, लेकिन बाद में ये मिलाने के बाद 30% हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70%। ये हो जाना चाहिए। तो देखो 30 दिया हुआ तो मैंने 30 दिया हो तो डेफिनेटली ये बिल्कुल 70% होगा। अब कह रहा कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, तो मान लेते हैं, क्योंकि सवाल को हम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमने ये x ग्राम पानी मिलाया, बाद में हम कितने ग्राम, तो बाद में हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे x का। तो मान लेते हैं कि 4.5 + x हो गया,
4.5 प्लस x ग्राम हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, अब हम इसको 70% मान लेते हैं। 4.5 प्लस x 50% एल्कोहल की मात्रा, टोटल 9 ग्राम था। 9 ग्राम में हमने x पानी मिलाया, x ग्राम, देखो x ग्राम पानी मिलाए तो पानी में मैंने जोड़ दिया 9 प्लस x में करता हूँ और इसका मैं 70% निकाल देता हूँ इंटू 70/100। तो ये क्या आना चाहिए, 9 ग्राम पहले था, हमने x ग्राम पानी मिलाया तो पानी, सिर्फ पानी, इसी में पूरे में भी तो पानी मिल रहा है, तो 9 प्लस x हो गया, टोटल लोशन 9 प्लस x हो जाएगा। इसका अगर मैं 70% निकालता हूँ तो अब जो 70% जो पानी है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि मिलाने के बाद ये 70% हो जाएगा, यानी हमारा ये 4.5 प्लस x आ जाना चाहिए। अब इस सवाल का जो मेन बात थी बस वो यही समझने की, जिसको ये समझ में आ गया और इक्वेशन बना दी, बराबर लगती है एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनते ही अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो आप आराम से x का मान निकाल सकते हैं। मैं बस यहाँ इसको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि बस यही समझ में आना चाहिए, ये समझ में आया कोई भी सवाल को कर सकता है। 4.5 ग्राम पानी, 4.5 ग्राम एल्कोहल, दोनों 50-50% है। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें x ग्राम पानी मिला दें, कितना पानी मिला, यानी x ग्राम पानी मिला देते हैं तो ये 70% हो जाता है, ये 30% हो जाता है। तो x ग्राम जब पानी मिल रहा है तो पूरे लोशन में भी पानी मिल रहा है, तो पूरा लोशन कितना हो जाएगा, 9 पहले था, 9 प्लस x हो जाएगा। ये कह रहे हैं ये 70% हो जाता है, यानी कि अगर मैं इसका 70% निकालूँ तो ये 4.5 प्लस x आना चाहिए। इस तरह से ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, कैसे होगा, ये ब्रैकेट में रखिए इसको, क्योंकि 9 प्लस x साथ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 630 प्लस 70x बटा 100, 100 को हम इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 450 प्लस 100x। ठीक है, बस इनको एक साथ कर दीजिए, इधर उधर भेज दीजिए, x वाला एक साथ एक तरफ कर दीजिए और ये एक तरफ आ जाएगा। देखो हम 70x को इधर ले आते हैं और 450 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो 70x इस तरफ आएगा तो हमें यहाँ पर बचेगा 30x। आप इसको इस तरफ ले जाइए, इस तरफ, मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस के 30x आएगा और उधर भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। तो मैं इसका सीधा ऐसा कर देता हूँ, 30x बराबर 630 माइनस 450 कितना होता है, ये आएगा लगभग 180। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा यहाँ पर आ जाएगा 30, 0 से आप 0 काट दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 6। यानी कि अगर हम 6 ग्राम पानी और मिलाए तो ये अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको, ये तो हो गया एक तरीका। अब जब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, आपको तो हल करना है, तो हल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा मेथड अपनाएं, आप डायरेक्ट ऑप्शन पर जाइए और ऑप्शन से भी सवाल हो सकता है। कैसे, हम मान लेते हैं कि इसमें हम कुछ पानी मिला ले। पहले मैं 4 ग्राम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 9 ग्राम पहले था और 4 ग्राम और बढ़ जाएगा, पहले 4.5 ग्राम पानी था और 4 ग्राम और बढ़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4 8.5। इसका मतलब है कि 13 का 70% होना चाहिए 8.5। अगर ये 70% आ रहा है तो ये आंसर सही है, अगर ये 70% नहीं आ रहा है तो ये आंसर गलत है। 13 का 70%, 13 7 91, 91 का मतलब 9.1 आना चाहिए। क्या है 9.1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। देखो अब मैं 6 से करके दिखाता हूँ। 9 के साथ आप 6 जोड़िए और इधर हमारे पास पानी पहले 4.5 था ही, इसमें भी 6 जुड़ जाएगा। 9 और 6 कितने होते हैं 15, और 4.5 और 6 ये हो जाएगा 10.5। अब क्या ये 15 का 70% है क्या, अगर 70% है तो हमारा आंसर 6 सही होगा। तो देखो 15 7 105 यानी 10.5 बिल्कुल सही उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ये सी सही हो जाएगा। जिनको भी थोड़ी बहुत मैथ्स की जानकारी है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, उनको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जिनकी मैथ्स बिल्कुल थोड़ी कमज़ोर होगी, जीरो होगी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैंने ये क्या कर दिया। थोड़ी बहुत अगर मैथ्स आती है तो आपको हो जाएगा। मैं बिल्कुल, क्योंकि बेसिक से मैथ्स नहीं करा रहा हूँ, बेसिक से मैथ्स पदम सर ने करवा रखी है, उन्होंने शायद ये सवाल भी आपको सॉल्व करवाया होगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो कई बार एग्जाम में मैं देख चुका हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बस इसको आप अच्छे से उतार लेना, इसको समझ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया कथन निष्कर्ष वाला, ये रीजनिंग का सवाल है। बीमार लोगों को, कथन क्या कह रहा है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। अब इसने 2 निष्कर्ष निकाले हैं और सवाल ये कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ये कह रहा है बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, तो निष्कर्ष पहला निकल रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है, और दूसरा कह रहा है लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। देखो क्या कह रहा है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, ये कथन है,
और निष्कर्ष निकाल रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि स्वस्थ लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये निष्कर्ष तो बिल्कुल निकल रहा है फर्स्ट। सेकेंड क्या कह रहा है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। कथन क्या है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। निष्कर्ष कह रहा है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। क्या ये इससे निष्कर्ष निकलता है क्या? नहीं, ये इससे निष्कर्ष सीधा सीधा नहीं निकलता है। पहला सिर्फ फर्स्ट, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 18, 19, 20, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स में आज। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, एक तो सवाल आपको यहीं से पता होना चाहिए, हमारे जो जनजातीय कार्य मंत्री है वो अर्जुन मुंडा जी है, जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ने गोवा के आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? किस पोर्टल का शुभारंभ 22 जनवरी 2021 को किया, जो एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है, प्रवासी लोगों की सहायता के लिए है। आपके सामने ऑप्शन है मेघदूत, श्रम शक्ति, प्रवास, श्रमश्रु। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कौन सा पोर्टल है? तो देखो इसका सही आंसर है श्रम शक्ति पोर्टल। इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी पोर्टल के बारे में इस तरह के सवाल आते हैं, इसको आप ध्यान रखना, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। श्रम शक्ति पोर्टल, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर जो हमने सवाल बनाए, कुछ मुश्किल लेवल के सवाल भी बनाए। कल आपने देखा तो काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर्स के सवाल हैं। हमने एसआई के पेपर में भी सवालों को लेवल थोड़ा सा मुश्किल रखा है। पिछला आप पेपर उठा के देखेंगे तो शायद इतना मुश्किल सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर में आपको हमेशा एक लेवल ऊपर के सवाल ही मिलेंगे। अगर आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करके चलेंगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। जब आप एग्जाम देने लग जाएंगे तो आपको लगेगा यार इतने सवाल सरल पेपर भी आता है क्या, है ना? तो वो इसलिए मुश्किल आपको आसान लगेगा क्योंकि आप मुश्किल पेपर पहले से ही दे चुके हैं। तो इन मुश्किल सवालों के लिए आप तैयार रहिए। आप टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर नंबर कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, नंबर कम भी आ रहे हैं तो चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नंबर कम इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन है। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं जीके में, मैं मानकर चलता हूँ आप उसमें से 20 से 25 नंबर ऐड कर लीजिए, आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर वहाँ पर ज़्यादा ही आएंगे। पर क्यों इसलिए मुश्किल दिया हुआ, क्योंकि आप पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो, आप ज़्यादा मेहनत करें। मैं आसान पेपर दे दूंगा तो आपका पढ़ाई का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए पेपर का थोड़ा सा लेवल भी बनाया जाता है। श्रम शक्ति पोर्टल क्या है? ये पोर्टल थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं। एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कोशिश की जाएगी, जनजातीय मंत्री है तो मुख्यतः जो जनजातीय लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग प्रवासन के लिए एक राज्य से दूसरे, मान लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो व्यक्ति चला जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको जो भी सरकार की योजना है, योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आदिवासी के लिए, जनजाति वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती है, और जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में, अपने दूसरे राज्य में चला जाता है तो वहाँ उनको योजनाओं का सारा लाभ नहीं मिल पाता है, राशन भी नहीं मिल पाता है, दूसरी और भी योजना नहीं मिल पाती है। तो सरकार का इस पोर्टल के माध्यम से यह था कि सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, लोगों की सारी जानकारी इकट्ठी की जाएंगी, और वो कहीं किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर भी उस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस पोर्टल को बनाने का। क्लियर है? नेक्स्ट आगे सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पहले तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है? इनकी जयंती बिल्कुल कुछ महीने पहले इनकी जयंती गई थी, 23 जनवरी। 23 जनवरी को हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, और इस बार 125वीं जयंती थी। ठीक है, तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या हुआ, इस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम। देखो नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने का मतलब है उन व्यक्ति के बारे में हम एक सम्मान प्रकट कर रहे हैं अपना, और लोगों के बारे में भी एक उत्सुकता हो, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं लोग भी उनके बारे में जाने, इसलिए एक ये मकसद रहता है। किस ट्रेन का नाम बदल दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर है हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। 23 जनवरी इस बार 23 जनवरी 1897 में यहाँ पर इनका जन्म होता है। 125वीं जयंती इस बार रही है। अब देखो इस ट्रेन के बारे में मैंने जब इसको डिटेल में पढ़ा था, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिली। बहुत ही पुरानी ट्रेन है ये ट्रेन कब चली है? ये 1866 में, भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक ट्रेन है ये। 1866 से, अंग्रेजों के टाइम से ये ट्रेन चल रही है। 1866 में ये ट्रेन 1866 से ट्रेन चल रही थी, और इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस करने का विशेष कारण क्या है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ी हुई है। कैसे? 1941 के समय, 1941 के टाइम
जब अंग्रेज सुभाष बाबू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, नेताजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी यादें इससे कैसे जुड़ी हुई है, तब अंग्रेजों से बचकर निकलने के लिए यही ट्रेन उनका सहारा बनी थी। इसी ट्रेन को पकड़कर वो वहाँ से बंगाल से निकल गए और फिर आगे आपको पता है वो जापान तक भी गए थे। तो ये ट्रेन उनसे जुड़ी हुई है। तो बाद में इसी को यादगार बनाने के लिए, इस घटना को भी यादगार बनाने के लिए इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अंतिम सवाल हमारा, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम में 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III, ठीक है, के दूसरे संस्करण में, ये दूसरा संस्करण में, पहला संस्करण 2019 में जारी हो चुका था। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? देखो ये बात कर रहा नवाचार, इनोवेशन। कौन सा राज्य इनोवेशन में सबसे आगे? इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, कुछ नई नई चीज़ें आप करना, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आना, कुछ नए निवेश के साथ नए आइडियाज़, नए एंटरप्रेन्योर्स, ये सारा करने में कौन आगे हैं? यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। देखो आपने सोचा होगा ऑप्शन में राजस्थान भी होगा, राजस्थान का कहीं नाम ही नहीं है ना। राजस्थान इनोवेशन में अभी इतना आगे नहीं है ना। सिलिकॉन वैली का नाम आपने सुना होगा। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक। सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में अपना प्रभाव रखती है। तो कर्नाटक यहाँ पर इनोवेशन के मामले में नंबर 1 पर है पूरे देश में। यहाँ अलग अलग कैटेगरी बांटी गई, 17 बड़े राज्य हैं, 9 पहाड़ी राज्य हैं, इसके अलावा यूटीज़। बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे पहले नंबर पर है, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर की बात करूं मैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, उसके बाद चौथे नंबर पर केरल है, पांचवें नंबर पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर चौथे नंबर पर तेलंगाना और पांचवें नंबर पर केरल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे इस इनोवेशन में थे। राजस्थान का अगर आप रैंक देखेंगे तो राजस्थान इसमें 12वें नंबर पर आता है, 12th नंबर पर ये राजस्थान का, 17 में से 12। सबसे लास्ट में बिहार रहा था, यूपी तो 9वें नंबर पर है, राजस्थान 12वें नंबर पर इसमें आया है। आप राजस्थान का भी ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप मुझे नीति आयोग के बारे में बता दीजिए। नीति आयोग क्या है? देखो इसका नाम NITI, ये एक शॉर्ट फॉर्म से बना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में ये अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015। किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर संवैधानिक है? तो इसको हम कहेंगे ये गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है। न तो किसी कानून के द्वारा स्थापित किया गया है, न ही संविधान में लिखा हो, केवल मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा कर दिया गया। अब देखो ये नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स आजकल इसने जारी करना शुरू कर दिए। इससे बहुत सारे राज्यों में कंपटीशन हुआ कि इस बार हमें फर्स्ट रैंक आना है। इस कंपटीशन से, जैसे टेस्ट में कई लोग देते हैं इस बार मुझे फर्स्ट रैंक आना है, तो इन राज्यों के बीच में भी कंपटीशन, जब कंपटीशन होता है तब हमारी प्रोग्रेस थोड़ी तेज होती है। तो नीति आयोग ने एक तरह से सभी राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा कर दिया है। हर राज्य कोशिश करता है कि अगली बार हमें बेहतर करना है, इस वजह से सारे राज्यों में एक तरह से बेहतरी पैदा होती है। तो ये थे आज के 20 सवाल। कैसे लगे मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और लास्ट में जाते हुए मैंने आपको बताया था वीडियो को सबको लाइक करके हुए जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करते रहना है। बहुत जल्द, बहुत सारे साथी कह रहे थे लाइव आने के लिए, भी कोशिश करूंगा बहुत जल्द लाइव, लेकिन मैं सोचता हूं कि कम से कम 500-700 लोग एक बार जुड़ जाए, इतने लोग कम से कम होने चाहिए, तब लाइव आने का भी मज़ा आएगा। तो बहुत जल्द लाइव भी मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।